हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राजनीतिक विचारकों पर दोस्तों हमारा सेशन चल रहा था, भारतीय राजनीतिक चिंतक पर, है ना, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पर। तो आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कौटिल्य पर, है ना। तो कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को आज पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कौटिल्य पर हमारे दो सेशन आएंगे। पहला सेशन ये है और इसके बाद में एक सेशन और आएगा जिसमें हमें कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित सभी जितने भी सिद्धांत रहे उनके सप्तांग सिद्धांत, है ना, सप्तांग सिद्धांत या इसके अलावा जो भी षडगुण नीति के सिद्धांत है और तो सभी सिद्धांतों पर हम जो है पूरे विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा सेशन एक छोटा सा ही सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, है ना। राजनीतिक विचारों को एक सटीक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से, थ्योरेटिकल रूप में, और समझने के दृष्टिकोण से, व्यवहारिक रूप से, दोनों ही पक्षों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को, मूव करेंगे डायरेक्टली अपने सेशन पर। और अभी सभी को आप सभी मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं, अगर आप कंटिन्यू हमको फॉलो कर रहे हैं तो, कि हमारे सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट दोस्तों हम पढ़ाते हैं, सभी को टॉपिक वाइज टॉपिक ही लेकर आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक को हमने बीच में से उठा लिया, किसी को कहीं पर खत्म, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक इसमें मूव स्किप नहीं करते हैं, है ना। तो जैसा आप सभी को बताया दोस्तों कि फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है और फर्स्ट यूनिट में जो थर्ड टॉपिक है हमारा कौटिल्य, थर्ड टॉपिक है कौटिल्य, इस पर हमारी चर्चा आज से स्टार्ट होने जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक भारतीय राजनीतिक चिंतन वाला, जिसमें हमने परिचय, प्रकृति, स्रोत, विशेषता, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में मनु को भी हमने 3 लेक्चरों के माध्यम से कंप्लीट किया है। मनु से संबंधित जितने भी उनके राजनीतिक विचार रहे हैं, उनके जितने भी सिद्धांत रहे हैं, चाहे वो जो है सप्तांग सिद्धांत हो, मंडल सिद्धांत हो या षडगुण नीति सिद्धांत, सभी सिद्धांतों के हमने पूरे विस्तार से चर्चा करने की प्रयास किया है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण डेटा भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है पीडीएफ के रूप में। सभी लेक्चर का पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी जाती है, वहां से आप आसानी से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए उसे संभाल कर रख सकते हैं। आइए दोस्तों, तो आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा कौटिल्य पर। कौटिल्य पर आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें आज बात करनी है कौटिल्य के राजनीतिक संबंधी विचारों पर, कि कौटिल्य के राजनीतिक विचार क्या रहे हैं। तो पूरे विस्तार से इनको समझने का हम आज प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना करके रखें, जिससे कि आपको पूरा एक समझ, आज एक फ्रेम बन जाए आपकी, है ना। अगर आपने देखी, इसकी 2 पक्ष होते हैं किसी भी पुस्तक से, किसी भी टॉपिक को, किसी चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है दोस्तों कि अगर आप एक लेक्चर के माध्यम से देखिए, एक तो आप जो हमेशा फॉलो करते हैं कि आप डायरेक्टली किसी भी पुस्तक को उठाते हैं और डायरेक्ट टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। और होता क्या है कि जैसे कोई टॉपिक लेंदी होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें 4-5 पेज पढ़ने के बाद में प्रथम पेज पर क्या था वो आप पूरा माइंड से इरेज होता चला जाता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पूरे टॉपिक की एक फ्रेमवर्क आप नहीं कर पाए, एक पूरे फ्रेम बनानी होती है, वो नहीं कर पाते आप लोग। तो ये लेक्चर आपका उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। जो लेक्चर हम लेकर आते हैं पूरे टॉपिक को एक छोटा आकार देकर के उसको पूरे टॉपिक को एक बृहद रूप से समझाने का हम इस लेक्चरों में प्रयास करते हैं, है ना। तो कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को भी आपको कुछ 5 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको इनके पूरे विचारों को समझाने का प्रयास करूंगा कि इनके विचारों का महत्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्यों है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौटिल्य नाम तो किसी के बताने की मोहताज नहीं है। कौटिल्य नाम से आप भली भांति परिचित हैं, और कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उससे भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, है ना। कौटिल्य और कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन दोस्तों यहां पर जो नाम दिखता है अर्थशास्त्र, नाम दिया गया अर्थशास्त्र, और इस नाम को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र ये अर्थ पर लिखा गया कोई शास्त्र है ना, अर्थ पर लिखा गया कोई शास्त्र है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जबकि नाम भले ही अर्थशास्त्र हो, लेकिन इसमें जो वास्तविक इसका जो दर्शन है वो राजनीतिक दर्शन इसके अंदर समाहित किया गया है। चलिए तो दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कौटिल्य को विश्व राजनीति के जितने महान विचारक रहे हैं उनमें प्रथम या महान विचारक के रूप में हम कौटिल्य को मान सकते हैं। क्योंकि विश्व के जितने भी महान राजनीतिज्ञ हैं
उनमें भी प्रथम श्रेणी में कौटिल्य का नाम लिया जाता है। और कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये राजनीतिक साहित्य की जितनी भी कृतियां रही है, जितनी भी विद्वानों की जितनी भी कृतियां अर्थात जितनी पुस्तकें रही है, उन सब में सबसे श्रेष्ठ स्थान रखती है अर्थशास्त्र। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि संपूर्ण राजनीति पर लिखा गया एक ग्रंथ है, और जिसके अंदर दोस्तों जिसकी जो विषय वस्तु है वो इतनी व्यापक है कि जिसमें राज्य का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसके बारे में अर्थशास्त्र में उल्लेख ना किया गया हो। कहने का अर्थ, अगर अर्थशास्त्र के अंदर राजनीति का संपूर्ण अध्ययन अगर किया जाता तो अंदाजा यही लगता है कि अर्थशास्त्र काफी बड़ा बन जाता, काफी बड़ी पुस्तक हो जाती। लेकिन उन्होंने छोटी पुस्तक के अंदर ही राजनीति के संपूर्ण पहलुओं पर दृष्टि डालते हुए उस पूरी व्यापकता को उन्होंने संक्षिप्त रूप में संग्रहित करने का प्रयास किया है। अर्थात ये कि इन्होंने अर्थशास्त्र में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। और इसी कारण से दोस्तों कौटिल्य को विश्व राजनीति में एक महान या कहें कि प्रथम यथार्थवादी राजनीतिक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। तो इन महान व्यक्तित्व के जो राजनीति के संबंधित जो विचार रहे हैं, जो उन्होंने अर्थशास्त्र में उल्लेखित किए हैं, उन विचारों को ही हम इन 5 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत की। किसकी? सप्तांग सिद्धांत की। ये बिंदुओं के रूप में क्यों लेकर आया हूं, पॉइंट वाइज क्यों लेकर आया हूं, ताकि आपके एग्जाम में आपकी मदद हो सके, आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी कैसी है ये आपको समझ आ सके। अन्यथा इन बिंदुओं के अर्थात इन पॉइंटों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक कहानी के रूप में इनके राजनीतिक विचारों को हम एज इट इज समझ लेते, जैसा कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। अर्थशास्त्र में जो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र रही है उसमें कोई बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार से पॉइंटों के माध्यम से नहीं है, बल्कि वहां एक कहानी के रूप में पूरा विस्तार मिलता है ना। तो दोस्तों जहां पर भी आप किसी पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे भी तो वहां पर भी संभवतः आपको इस प्रकार से पॉइंट नहीं मिलेंगे। पॉइंट आपको बनाने होते हैं। जब आप उसको समझते हुए किसी तथ्य को पढ़ते हैं, समझते हुए, तो वो ये पॉइंट अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं कि किस प्रकार की चर्चा आपको करनी है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम सप्तांग सिद्धांत को समझेंगे कि सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसके बाद हम उस राज्य के लिए महत्वपूर्ण अंग जो राजा है, राजा पर बात करेंगे। इसके बाद राज्य के लिए आवश्यक मंत्रियों की चर्चा करेंगे, और मंत्री और अधिकारियों के अलावा राज्य में कार्यभार संभालने के लिए या राजा की सहायता करने के लिए एक पक्ष और होता है जिसे हम कर्मचारी कहते हैं। राज्य के कर्मचारी अर्थात कि लोक सेवक, है ना। तो मंत्री और लोक सेवक के संबंध में इनके क्या विचार रहे हैं उसकी बात करेंगे। या इसके बाद हम सेना और युद्ध के संचालन संबंधी विचारों पर बात करेंगे। लास्ट में हम अंतरराज्य संबंधी विचारों पर बात करेंगे। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग हटा करके, अपने सिलेबस से दिमाग हटा करके अगर आप सीखने के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तो अब देखिए यहां पर अगर आप सीखने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं ना इसको, तो अब आपको यहां पर एक समझ आएगी, एक बात समझ आएगी कि इनका दृष्टिकोण, कौटिल्य को विश्व राजनीति के प्रथम यथार्थवादी क्यों कहा गया था। उसका अब रीजन यहां पर इन 5 बिंदुओं के माध्यम से यही समझा जाएगा आपको। क्यों? आपने इतने विचारक पढ़े हैं अभी तक के, आपने पाश्चात्य विचारक वाली सीरीज भी चल रही है उसको भी पढ़ा है ना। कोई भी प्राचीन जो भी राजनीतिक रहे हैं, आधुनिक विचारकों को छोड़कर बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन की बात कर रहा हूं। अब ये कौटिल्य, मनु कौटिल्य सब हमारे प्राचीन विचारक रहे हैं, भारतीय प्राचीन विचारक, ठीक है ना। तो प्राचीन विचारकों में किसी भी विचारक ने इन्होंने नाम तो दिया है, जैसे सप्तांग सिद्धांत मनु ने भी दिया है, दैट्स सो चलेगा। पश्चिम में इस सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि राज्य के 7 अंग है ना। और जब हम पश्चिम की बात करते हैं, मतलब यूरोप की बात करते हैं, तो पश्चिम विद्वान जो है राज्य के 4 अंग मानते हैं, जो आधुनिक विचारक रहे हैं। तो हम इस पर बात नहीं करते, लगभग सभी विचारकों ने सिद्धांत दिए हैं राज्य को लेकर के, वो चलता है, ठीक है। राजा के संबंध में बहुत कम विचारकों ने बात की है। लगभग तो विचारकों ने उसको पूरी तरह निरंकुश बना दिया है, लगभग सभी विचारकों ने। और यहां तक कि बात करें पश्चिमी विचारकों की, तो उन्होंने तो अपने राजा को पूरी तरह निरंकुश ही रखा है, लगभग अधिकतर, है ना। इसके बाद में चलिए राजा की चर्चा भी जैसे तैसे देखने को मिल जाती है अन्य विद्वानों के दर्शन में, लेकिन दोस्तों वहां पर मंत्री की या लोक सेवा संबंधी विचार देखने को नहीं मिलते हैं। मंत्री या लोक सेवा संबंधी विचार देखने
अगर प्राचीन विचारकों की बात करें, प्राचीन विद्वानों की बात करें, तो प्राचीन विद्वानों में एकमात्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र ही एक ऐसी कृति है जिसमें हमें मंत्री और लोक सेवा संबंधी विचार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने सेना की तो बात की है, राज्य की सेना की तो बात की है, लेकिन सेना का पूरे विस्तार से वर्णन नहीं किया है कि सेना किस प्रकार की होनी चाहिए, सेना का रखरखाव कैसा होगा, उसको वेतन किस प्रकार से मिलना चाहिए, किसके नियंत्रण में होनी चाहिए, कैसे वो युद्ध, मतलब उसके पूरा विस्तार दे दिया इन्होंने। अर्थशास्त्र में सेना का पूरा विस्तार दिया है, साथ ही साथ में युद्ध का संचालन कौन और कैसे करेगा, ये सारी बातें उन्होंने अर्थशास्त्र में पूरे विस्तार से कहने का प्रयास किया। ठीक है ना। इसके अलावा एक राज्य अन्य राज्यों से किस प्रकार के संबंध रखेगा, अन्य राज्यों से किस प्रकार के संबंध रखेगा, तो उन संबंधों को लेकर के इन्होंने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। मंडल सिद्धांत, एक है मंडल सिद्धांत और एक है क्षणगुण नीति का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? क्षणगुण नीति का सिद्धांत, क्षणगुण नीति का सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अन्य राज्यों के साथ संबंध रखने पर ही जो है प्रतिपादित किए हैं, है ना। तो इन पांचों बिंदुओं को हम थोड़े से विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे बेसिकली आपके लिए डाटा मैं आपको भरपूर लेकर आया हूं, जैसा हमेशा लेकर आता हूं, है ना। पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ के रूप में उसको डाउनलोड करके आप आसानी से इसका रिवीजन बार बार लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की। क्लियर है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत की। तो दोस्तों सप्तांग सिद्धांत को देखिए, आपने मनु का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपने मनु का सिद्धांत भी देखा होगा, है ना। तो मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की थी, तो वही सप्तांग सिद्धांत दोस्तों यहां पर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिल रहा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, राज्य की प्रकृति की चर्चा करते हुए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने? 7 अंग बताए हैं। और जो राज्य के 7 अंग है, इन 7 अंग होने के कारण ही इसका नाम सप्तांग पड़ा। क्या पड़ा? सप्तांग पड़ा, है ना। और इसीलिए इसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो राज्य के कौन कौन से अंग है, कौन कौन से 7 अंग है राज्य के? सबसे पहले स्वामी अर्थात राजा, जनपद, अमात्य, दुर्ग, ये कोप नहीं बल्कि कोश है, ठीक है, या इसको थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, कोश, दंड और मित्र, ये 7 अंग राज्य के माने गए हैं। इनका पूरा विस्तार से दोस्तों इसके अगले वाले पार्ट में अर्थात अगले वाले सेशन में हम इसके विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और क्षणगुण नीति सिद्धांत, तीनों सिद्धांतों को हम एक ही सेशन में कवर करेंगे कल के सेशन में, ठीक है ना। तो यहां पर इस पार्ट में सिर्फ इतना समझिए कि जो सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति की चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये 7 अंग लिखे हुए हैं, स्वामी, जनपद, अमात्य, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो राज्य के 7 अंगों को ही सप्तांग कहा गया है। कौटिल्य ने कहा है कि अच्छे और सशक्त राज्य के लिए राजा के जो ये 7 अंग है या राज्य के जो ये 7 अंग है, 7 अंगों का महत्व बराबर है, ना कि कम ज्यादा, है ना। ऐसा नहीं है कि मित्र कम महत्वपूर्ण होगा और स्वामी अर्थात राजा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो कौटिल्य ने इन 7 अंगों को एक समान बताया है, अर्थात कि किसी भी अंग को हम जो है यहां से हटा नहीं सकते, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक सशक्त राज्य के लिए, एक अच्छे राज्य के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो बिंदु था हमारा वो था राजा संबंधी विचार। तो कौटिल्य ने अपने राजा को भी अत्यधिक शक्ति प्रदान की है। कौटिल्य ने अपने राजा के संबंध में अर्थशास्त्र में पूरे विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने राजा के गुण, राजा की दिनचर्या के बारे में या राजा के कार्य के बारे में, राजा की शक्ति के बारे में, राजा के महत्व के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा की। क्या कहा उन्होंने? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के संबंध में पूरे विस्तार से वर्णन किया है। जो आपकी पुस्तक में आप जब पढ़ने बैठोगे तो शायद 4 या 5 पेज में आपको सिर्फ राजा संबंधी विचार ही देखने को मिलेंगे, किसी भी पुस्तक को उठा लेना आप लोग, है ना। तो उन्होंने पूरे विस्तार से वर्णन किया। मतलब क्या हुआ कि कौटिल्य ने राजा के संबंध में पूरा विस्तार से वर्णन किया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने राजा के कार्यों की चर्चा की होगी, राजा की योग्यता क्या होना चाहिए, राजा में कौन कौन से गुण होना चाहिए, राजा की विशेषता क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चर्चा उन्होंने राजा के अंतर्गत की है। उनका राजा संपूर्ण शक्ति संपन्न तो है,
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने राजा को सर्वगुण संपन्न राजा बनाने पर अधिक जोर दिया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि राजा का पराक्रमी होना अति आवश्यक है, और पराक्रमी होने के साथ ही साथ में वो बुद्धिमान भी हो और साथ ही साथ चतुर भी हो और वेदों का ज्ञाता भी हो, है ना, धर्म को भी वो इग्नोर ना करने वाला हो। तो राजा की शिक्षा पर कौटिल्य ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है अपने चिंतन में कि अशिक्षित राजा कभी भी एक सशक्त राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए राजा का शिक्षित होना और संयमी होना अति आवश्यक है। तो समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य का राजा एक निरंकुश ना होते हुए सर्वगुण संपन्न राजा होगा, जो विद्वान होगा, पराक्रमी होगा, साथ ही साथ चतुर होगा, जिसने राज्य से संबंधित शिक्षा भी प्राप्त की हो। क्लियर है? और वो अपने ऊपर, अर्थात कहें कि अपने ऊपर संयम बनाने में सक्षम हो या अपने ऊपर नियंत्रण रखने में भी वो सक्षम होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति का ही राजा होना स्वाभाविक हो सकता है, अन्यथा वो एक निर्बल राष्ट्र का निर्माण करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है मंत्री एवं लोक सेवा संबंधी विचार। मंत्री और लोक सेवा संबंधी विचार, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट वर्णन करते हुए कहा है कि एक राजा अकेला राज्य के इतने जो बड़े बड़े कार्य है, जो जटिल कार्य है, राजा अकेला नहीं कर सकता। तो राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री होना चाहिए, कुछ अधिकारी होना चाहिए, और इन सब के अलावा राज्य के अन्य छोटे बड़े कार्यों को करने के लिए कुछ कर्मचारी भी होना चाहिए। और कर्मचारी को ही हम वर्तमान में आज लोक सेवक कहते हैं, है ना। तो कर्मचारियों को हम आज वर्तमान में लोक सेवक कहते हैं। तो उन लोक सेवकों का वर्णन उन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे से किया है। क्लियर है? तो कर्मचारियों का होना भी अति आवश्यक है, और उन कर्मचारियों की पूरी योग्यता के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनका वर्गीकरण करते हुए पूरे सूझबूझ से उन्होंने बहुत बेहतरीन वर्णन करने का प्रयास किया है अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। ये लिखा हुआ भी देखिए कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के संगठन, लोक प्रशासन मतलब कर्मचारी गण, ठीक है ना, तो लोक प्रशासन के संगठन पर चर्चा की है, उसके कार्यों पर भी पूरे विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र लोक प्रशासन पर लिखा एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जा सकता है। कौटिल्य ने कहा है कि शासन संचालन जैसा विशाल और जटिल कार्य राजा अकेले नहीं कर सकता, उसे योग्य मंत्रियों की आवश्यकता होती है, उसे अधिकारियों की आवश्यकता होती है, और इन सब के अतिरिक्त उसे कुछ कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। और अर्थशास्त्र में इन कर्मचारियों की योग्यता का, उनके कार्यों का, उसके संगठन का, उनकी शक्तियों का हर एक पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। क्लियर है यहां तक का? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, सेना एवं युद्ध संबंधी विचार। सेना एवं युद्ध संबंधी विचार, तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में अपनी सेना का संचालन या अपनी सेना का रखरखाव, सेना की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, हर एक पक्ष पर, हर एक पहलू पर पूरे विस्तार से वर्णन किया है ना। जितना विस्तार आपको अन्य किसी विद्वान की कृति में देखने को नहीं मिलेगा। और चूंकि हमें लगभग सभी विद्वानों को, जितने भी राजनीतिक विद्वान रहे हैं, उन सभी विद्वानों को हम पढ़ने वाले हैं। चाहे तो आप इस बात को नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। पश्चिमी विद्वानों की सीरीज भी चल रही है, वहां पर भी लगभग जितने भी प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान हैं उनको भी हम पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को, ठीक है ना। और इसके अलावा भारतीय राजनीतिक जो विचारक रहे हैं उनको भी हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो सेना के संबंध में इतना विस्तार किसी भी कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इसीलिए राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य एक ऐसे एकमात्र विचारक रहे हैं जिन्होंने सेना के संगठन, प्रशिक्षण, रखरखाव और युद्ध संचालन का इतने विस्तार से वर्णन किया है। कौटिल्य ने कहा है कि बिना सुसज्जित सेना के राज्य की रक्षा करना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, कौटिल्य ने राज्य की रक्षा और सेना की सहायता के लिए जासूसों का प्रबंध भी किया है, जासूसों की व्यवस्था भी की है। और जासूस कैसे कार्य करेंगे, उनका वर्गीकरण, मतलब कि जासूस किस किस प्रकार के होंगे, किसके नियंत्रण में रहेंगे, और जासूसों के कार्य क्या होंगे, इस सब का पूरे विस्तार से अर्थशास्त्र में वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अंतरराज्य संबंध विचार। अंतरराज्य संबंधी विचार अर्थात अंतरराष्ट्रीय विचार आप कह सकते हैं इनको।
कि अन्य देशों के साथ में या अन्य राज्यों के साथ में किस प्रकार के संबंध एक राज्य के होना चाहिए, इसको लेकर के उन्होंने दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, मंडल सिद्धांत और क्षणगुण नीति का सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंदर कौटिल्य ने बताया है कि एक राज्य अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार से अपने संबंध, मधुर संबंध बना सकता है। किस प्रकार से, याद रखिएगा, किस प्रकार से मतलब संबंध बनाने की संभावना, तो उस संभावना को मंडल सिद्धांत में दर्शाया गया है। और जब हम बात करते हैं क्षणगुण नीति का सिद्धांत या क्षणगुण सिद्धांत की, तो क्षणगुण सिद्धांत में अन्य राज्य के लिए द्विपक्षीय आधार पर, द्विपक्षीय आधार का मतलब क्या होता है कि दो राज्यों के बीच में जिस प्रकार का संबंध डेवलप होता है उसको हम द्विपक्षीय आधार बोलते हैं, सिर्फ दो राज्यों के बीच में, है ना। तो दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यवहार द्विपक्षीय व्यवहार कहलाता है। क्लियर है। तो द्विपक्षीय आधार पर कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में 6 आधार बताए हैं कि किसी भी राज्य के किसी अन्य राज्य से 6 प्रकार का संबंध हो सकता है, 6 प्रकार का व्यवहार वो कर सकता है। कौन कौन से प्रकार का? एक तो वो संधि कर सकता है ना। एक वो विग्रह कर सकता है, विग्रह मतलब युद्ध कर सकता है उससे। एक वो यान कर सकता है, यान का मतलब क्या होता है? सीधे आक्रमण कर देना, है ना। एक आसन अर्थात तटस्थ रहना। संश्रय, संश्रय मतलब किसी का आश्रय लेना, किसी अन्य राज्य का, जो आपसे अधिक शक्तिशाली राज्य है उसका आश्रय ले लेना, उसकी शरण में चले जाना। द्वैधी भाव मतलब संधि और युद्ध दोनों एक साथ, संधि भी कर लेना और युद्ध कर देना, है ना, दोनों एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे द्वैधी भाव। तो ये छह वो तथ्य हैं, ये वो 6 तरीके हैं जिन तरीकों के साथ में एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ में संबंध डेवलप होते हैं, व्यवहार डेवलप होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये 5 बिंदु थे जिनके माध्यम से हम कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। अतः कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में वर्णित जो विचार रहे हैं, उन विचारों को महत्वपूर्ण रूप से समझने में सक्षम हो सकते हैं अगर इन विचारों को पूरे व्यवहारिक रूप से समझा जाए तो। इस सब के अलावा वैसे हमारा सेकंड जो पार्ट आने वाला है जिसमें हम तीनों सिद्धांत का पूरे विस्तार से बात करेंगे, सप्तांग सिद्धांत, मंडल और क्षणगुण नीति का सिद्धांत। तो अंतरराज्य व्यवस्था में एक शॉर्ट रूप से मैंने आपको इसीलिए यहां पर बताने का प्रयास किया है क्योंकि जब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे ना, इसका जो अगला वाला सेशन आने वाला है जिसमें हम इन तीनों सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, तो उसमें जब हम अंतरराज्य, देखिए जब मंडल सिद्धांत की बात करेंगे तो एक राज्य दूसरे राज्य से किस प्रकार से मधुर संबंध स्थापित कर सकता है, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, उसके बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। क्षणगुण नीति के सिद्धांत में हम इन 6 जो तथ्य रहे हैं अन्य राज्यों के साथ में संबंध स्थापित करने के जो 6 तथ्य हैं, इन 6 तथ्यों पर पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो एक पूरा विस्तार रूप देने वाले। इसलिए एक इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि कौटिल्य के राजनीतिक जो विचार रहे हैं उसका एक इंट्रोडक्शन है ये वाला पार्ट। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से डेटा प्रोवाइड करते हुए आपके थोड़ा सा हम जो है एक निष्कर्ष पर भी चर्चा कर लेते हैं कि निष्कर्ष में आपको क्या देना है, निष्कर्ष में आपको क्या देना है, इसको भी देख लीजिए दोस्तों। तो निष्कर्ष में मैंने आप लोगों के लिए एक परिभाषा ऐड की है इसमें, डॉक्टर नागपाल साहब की, है ना। तो नागपाल साहब ने कहा है कि आधुनिक विश्व को कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अनुपम भेंट है। क्या कहा? आधुनिक विश्व को। अब इन्होंने आधुनिक विश्व क्यों कहा? इन्होंने तो प्राचीन समय में लिखी थी, मतलब ये प्राचीन विचारक है, लेकिन प्राचीन विचारक होते हुए, अर्थशास्त्र का प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी ये वर्तमान में या कहें कि आधुनिक समय में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी प्राचीन समय में थी। इस प्रकार की कृति है ये, और इसीलिए ओम नागपाल साहब ने कहा है कि आधुनिक विश्व अर्थात वर्तमान विश्व को कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है ये एक अनुपम भेंट है। इस अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक है। अर्थशास्त्र का संपूर्ण विवरण इतना उच्च कोटि का है कि उसके बाद के जितने भी दार्शनिक रहे हैं वो इस अर्थशास्त्र से हमेशा प्रभावित रहे हैं, अर्थात ये कि वो अन्य जो दार्शनिक रहे हैं कौटिल्य के बाद के, वो इस अर्थशास्त्र से दूर नहीं जा पाए, मतलब कहीं ना कहीं जो उनके विचार है वो अर्थशास्त्र से मिलते जुलते ही रहे हैं। क्लियर है? तो इस पूरी निष्कर्ष में जो है आप सिर्फ इस परिभाषा को भी अगर याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम इन तीनों सिद्धांत में बार बार रिपीट कर चुका हूं कि तीनों सिद्धांत पर हम पूरे विस्तार से बात करने वाले, सप्तांग, मंडल और क्षणगुण नीति का सिद्धांत।
ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे। और अब तो डे बाय डे कंटिन्यू क्लासेस होगी, चाहे संडे हो या मंडे, कोई छुट्टी नहीं होगी। अब क्लासेस नहीं रुकने वाली है, कंटिन्यू ही चलने वाली है। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू।